हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 हिंदी का सैम्पल पेपर, जो कि आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो पहले सैम्पल पेपर डिस्कस करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं उधर का ब्लूप्रिंट। जिन बच्चों को नहीं पता है कि हिंदी का पेपर इस बार कैसा आने वाला है, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप यहाँ पे एक बार देख लो। तो आपकी जो बुक है क्षितिज, उससे 4 क्वेश्चंस आएंगे, सब 2-2 मार्क्स से होंगे, और वो पूरा आपका मिला के आएगा 8 मार्क्स का। तो हर एक चैप्टर से मान के चलो 2-2 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जो दूसरी वाली क्षितिज के अंदर जो पोयम वाली चीज है ना, उसमें आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और ये 6 मार्क्स बन जाता है। यहाँ पे गलत लिखा है, 8 लिखा है, इसको आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना, 8 की जगह यहाँ 6 है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो कृतिका बुक है, उससे आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे और वो 6 मार्क्स का होगा। और फिर आ जाता है आपका व्याकरण वाला। इस बार वैसे व्याकरण में उतना कुछ नहीं है, लेखन कार्य में जो है। तो अनुच्छेद आएगा आपका 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आपका पत्र लेखन आएगा, 5 मार्क्स का संवाद, और लघु कथा आएगी 5 मार्क्स की। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर। और ये जो पूरा आपका जो ब्लूप्रिंट आप देख सकते हो, ये पूरा 40 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर आएगा। हिंदी का ही नहीं, हर सब्जेक्ट का आपका 40 मार्क्स का ही आएगा। अब डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो अभी हम निर्देश नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट अभी क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि निर्देश आप अपने एग्जाम्स में पढ़ना। अभी हम सिर्फ इसको समझने के लिए एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो हमें उसमें वो करने की जरूरत नहीं है। तो पहले जो आपकी क्षितिज बुक से क्वेश्चंस आने हैं, उसका देखते हैं। 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको, सब 2-2 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। जिन्हें नहीं पता है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि बचपन में एक बारी सालिम अली को उनके मामा ने एक एयरगन गिफ्ट में दिया था, ठीक है। तो बच्चे थे वो, उन्हें भी बड़ा मजा आया, हाँ उन्हें एयरगन मिल गई है, वो भी एयरगन से। जब वो खेल रहे थे तो गलती से एक गौरैया जो है उनके एयरगन का निशाना बन गई और वो घायल हो गई। उस गौरैया को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी और इसे एकदम स्वस्थ बना दिया। और इसी घटना ने उनकी जीवन की जो दिशा है उसको बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो आप इस तरीके से एलैबोरेट करके लिख सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ये, 4 लाइन का आंसर लिख देना काफी है। सांवले सपनों की याद पाठ सालिम अली के पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखे। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आप कैसे योगदान दे सकते हो। आप ये मत बताना कि सालिम अली ने क्या योगदान दिए थे। तो जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो इसका आंसर कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। अब आप पहला लिख सकते हो, हम अधिक से अधिक पेड़ों को उगा सकते हैं, हम कचरा जो है वो कूड़ेदान में ही अच्छे से फेंकेंगे, हम एक चीज को एक बार से ज्यादा बार यूज करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस वगैरह वाला, तो हम वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और आप कैसे कर सकते हो, कम दूरी के लिए हम साइकिलों का प्रयोग करेंगे या फिर पैदल चले जाएंगे। हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है हम उसका यूज कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मत लिखना, हिंदी में लिख के आना उसे। तो क्या कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हिंदी में? सार्वजनिक परिवहन, ठीक है, वो लिख के आना। तो हमने 4 लिख दिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस इतना काफी है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? तो ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक से ही है, और ये क्वेश्चन आपके शायद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी आया हुआ है। तो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में जो टीले का जो शब्द है, इसका बहुत तरीकों से उसका प्रयोग किया गया है। पहला आप लिख सकते हो कि टीले का अर्थ सामाजिक बुराइयों के ऊपर इन्होंने उसके संदर्भ में इस्तेमाल किया उसका। दूसरा, रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में। तीसरा आप लिख सकते हो समाज में जो पुरानी सोच के ठेकेदार है, पंडित वगैरह, उनके संदर्भ में। समाज की कुरीतियों के संबंध में है। तो 4 आपने लिख दिया, इतना काफी है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, इस पंक्ति में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी आपका प्रेमचंद के फटे जूते वाले पार्ट में से ही है। उसमें आपने देखा था ना, प्रेमचंद जो है अपनी वाइफ के साथ फोटो खिंचवाने गए थे, तो उनके जो जूते हैं वो
फटे हुए थे और उससे उनका अंगूठा बाहर निकल रहा था। तो उसी में जो हरिशंकर परसाई जी है उन्होंने कहा था तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, नहीं जानते, पर हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। तो उसमें वो क्या व्यंग्य बताना चाह रहे थे? तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका जो निहित व्यंग्य है उसका अर्थ है कि आजकल आप देखते हो कि जितने भी लोग हैं सारी बुरे बुरे काम, कुरीतियां, लोगों का शोषण, ये सब पर्दे के पीछे छुप कर आजकल लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। लेकिन और प्रेमचंद हरिशंकर परसाई जी जो है वो प्रेमचंद को कहते हैं कि हम सब तो, अगर हमारे जूते फटे होते हम तो नहीं जाते फोटो खिंचाने, लेकिन अब उन्होंने कहा तुम जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर से भी हो, और तुम पर्दे में रहकर कोई काम नहीं करते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ तुम्हारा जूता फटा हुआ है और तुम एकदम शांति से हंसते हुए फोटो खिंचवा रहे हो। ऐसा हम लिख सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट आ जाता है आपकी जो कविताओं से प्रश्न है। देखो मैंने आपको कहा था ना सैंपल पेपर में एक एरर है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 into 3 6, वहां पे 8 कर दिया गया है, गलत है वो। तो अब इसको देखते हैं जो कविताओं से आ रहे हैं हमारे में क्वेश्चंस। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। अब क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 6 पॉइंट्स लिख सकते हो। तो कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत को जेल में दी जाने वाली यंत्रणाएं निम्नलिखित तरीके से वर्णित हैं। पहला आप लिख सकते हो कि उन्हें छोटी छोटी जेलों में बंद करके रखा जाता था, उन्हें काली दीवारों वाली जेलों में बंद करके रखा जाता था, उन्हें पेट भर खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें गालियां दी जाती थी। और आप लिख सकते हो जैसे कि उन्हें जानवरों जैसा, पशु पक्षियों जैसा व्यवहार कराया जाता था, और भी बहुत कुछ कराया जाता था। उन्हें मारा पीटा जाता था, उन्हें रोने नहीं दिया जाता था, उन्हें जीने भी नहीं दिया जाता था। आप ये लिख सकते हो। देख विषमता तेरी मेरी पंक्ति के माध्यम से कवि कैदी और कोकिला के बीच में किस विषमता की ओर संकेत किया है? तो अब यहाँ पे आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, लेकिन उसको अच्छे से इलेबोरेट करके बड़ा लिख देना। देख विषमता तेरी मेरी पंक्ति के माध्यम से कवि कैदी और कोकिला के बीच में निम्नलिखित विषमताएं बताना चाह रहे हैं। पहला आप लिख सकते हो कि जो कोकिला है वो स्वतंत्र है, परंतु जो कैदी है वो परतंत्र है। कोकिला के पास पूरा नभ भर का संसार है, मतलब वो कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन जो कैदी है, जो उधर जेल के अंदर बंद है, उन्हें कहीं जाने की अनुमति नहीं है। उनके लिए तो बस 10 फुट की जो उनकी जेल है उसी में वो रह सकते हैं। कोकिला जब गाना गाती है तो लोग वाह वाह करके तालियां बजाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कैदी रोता है तो उसे तब भी कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है, उसे रोने भी नहीं दिया जाता है। कोकिला इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, सबसे बातें कर सकती है, मतलब बातें तो नहीं करेगी, लेकिन जो कैदी है उसे अकेले ही रहना पड़ता है काली सी दीवारों में। कोकिला जो है वो रोशनी में घूम सकती है, लेकिन कैदी जो है वो काली सी काल कोठरी में बंद है, उधर कोई रोशनी भी नहीं आ रही है। इतना आपने लिख दिया, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान है, क्यों? अब हमें ये जो चीज है, भले ही आप ये चैप्टर ना पढ़ते, ये पोएम ना पढ़ते, लेकिन फिर भी पता है, आपने हर जगह देखा है बच्चों को कितना ज्यादा शोषित किया जाता है। अब हमें क्या पता है कि बच्चे जो है, आज के जो बच्चे हैं वो कल का भारत है, वही है हमारा कल का फ्यूचर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। बच्चे जो है वो पढ़ने लिखने के बजाय काम पर जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और ये सारे काम करके वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, और उनका भविष्य खराब होगा तो देश का भी भविष्य खराब होगा। ना ही उन्हें खेलने कूदने की अनुमति है, तथा उनका बचपन जो है वो पूरी तरीके से छिन जाता है। तो ये आप आंसर में लिख सकते हो। मैंने आपको बताया है आंसर, लेकिन आप अपनी तरफ से भी और इलेबोरेट करके इसको अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है अब हमारा जो दूसरी हमारी बुक थी कृतिका से, उससे क्वेश्चन है। तो 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन जो ब्लूप्रिंट था उस पे लिखा था 3 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, बट अब यहाँ पे 2 ही है तो 2 देख लेते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो हमें पता है शिक्षा जो है बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग ने बहुत से प्रयास किए। तो अब पहले प्रयास में लिख सकते हैं, लेखिका जो थी कर्नाटक के बागलकोट जिले में रहने गई,
वहां पर कोई भी विद्यालय ना होने के कारण उन्होंने तय किया कि हाँ वो एक विद्यालय यहाँ पर खोलेगी। दूसरे पे आप लिख सकते हो, उन्होंने विद्यालय खोलने के लिए कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, लेकिन वहां पर क्रिश्चियन बच्चों के कम होने के कारण उन्होंने स्कूल खोलने से मना कर दिया। तीसरा, उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा और अंत में हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा बोलने वाला स्कूल खोला और अपने इस प्रयास में वो सफल हुई तथा उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि शिक्षा जो है वो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब हमें पता है समाज में जो है नारियों का कुछ बहुत ज्यादा शोषण होता है, तो अब हम उनको जो उचित गरिमा दिलाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ऐसे, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। उन्हें उच्च शिक्षा दिला सकते हैं या प्रदान करवा सकते हैं, समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का भेदभाव मिटा सकते हैं, समाज में नारियों को उचित गरिमा दिला सकते हैं, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का हम अंत कर सकते हैं तथा हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि नारियों को पढ़ा के हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने वो वाला एक डायलॉग तो सुना होगा ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला सुना होगा। तो आप ये भी उसमें लिख सकते हो नीचे आंसर में, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रचनात्मक लेखन की तरफ। तो अब यहाँ पे आपको अनुच्छेद लिखने के लिए दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखे। अब यहाँ पे हमें तीन टॉपिक दिए हैं, तो हम करेंगे सिर्फ किसी एक टॉपिक पे ही, और बाकी ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये हम आपको होमवर्क में देंगे, तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करना। तो कौन सा करें, चलो देखते हैं। बेरोजगारी की समस्या, यही कर लेते हैं। बेरोजगारी की भयावह स्थिति। अब यहाँ पे आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, आपको हर एक संकेत बिंदु से, यहाँ 3 ही दिए गए हैं क्योंकि आप हर एक संकेत बिंदु से 30 शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि 30 से ज्यादा ही लिख तो आपको 150 शब्दों में लिखना है। 150 तो 30 मत लिखना, 50 लिख के आना सब में, ठीक है। बेरोजगारी की भयावह स्थिति, हमें पता है आजकल के पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगारी के शिकार हुए जा रहे हैं। ऐसे भी भारत में गरीबी तो बहुत ज्यादा है, हमें पता है कि भारत का हर एक 5वां आदमी गरीब है। अब बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, लोगों के अंदर निराशा और हताशा बढ़ती ही जा रही है। हम ये सब लिख सकते हैं उसकी भयावह स्थिति में, ठीक है। और लिखेंगे हम जैसे कि बेरोजगारी के कारण कई लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोगों ने तो सुसाइड करना भी, आत्महत्या करना भी शुरू कर दिया। आप न्यूज में देखते होंगे कि हाँ किसान लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। अब हम देखते हैं बेरोजगारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं, तो आपने एसएसटी में भी इसका आंसर आई थिंक आपको पता होगा, पॉवर्टी एज अ चैलेंज में पढ़ा है, तो हम वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बेरोजगारी के कई कारण हैं। हमारे देश भारत में जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, इन सब का उचित तरीके से बढ़ना ना होना, कम बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, ये एक कारण है। दूसरा, जो हमारा भारत जब परातंत्र था, ब्रिटिश समाज के हाथों में था, उसकी वजह से भारत में उतनी ज्यादा आधुनिकीकरण नहीं हो पाई। जो भारत के नेता नेता नहीं, भारत सरकार ने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि हम गरीबी को दूर करें और बेरोजगारी को भी दूर करें। जैसे उन्होंने बहुत सारे योजनाएं बनाई हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। या आप उसको हिंदी में नहीं लिख सकते हो, ये आपको मतलब लिखना हिंदी में ये क ऐसे में ही लिखना है, बट इसका जो नाम है प्रोजेक्ट का वो वही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे जो अलग अलग तरीके की योजनाएं हैं, लोगों को जॉब देने की, लोगों को काम देने की जितनी भी चीजें हैं भारत सरकार ने की है, परंतु ये अभी तक उन जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाया है जो इसके सच में हकदार हैं। अब हम क्या क्या कर सकते हैं कि हाँ भाई गरीबी खत्म हो। हम जितनी भी नई नई चीजें आधुनिकीकरण कर सकते हैं,
हम अलग अलग और योजनाएं बना सकते हैं और अलग अलग समय पे, ताकि जो योजनाएं हैं उनका एकदम सही, एकदम अच्छी तरीके से, जहाँ पे जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें ही मिलना चाहिए इन योजनाओं का फायदा। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने बनाया, मंत्रियों को ये सारी चीजें मिली, उन्होंने अपने परिवार में ही बांट दिया, ऐसा नहीं है। उन्हें जो असलियत में जरूरतमंद है, जो बेरोजगार लोग हैं, उन्हें ही इसका जो फल है मिलना चाहिए। और ये हम निवारण में लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका 150 शब्दों में ही अनुच्छेद हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक है कोविड-19 एक वैश्विक महामारी। इस पे तो सभी लिख देंगे आई एम प्रेटी श्योर, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए इस वाले पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी, आप इसे खुद झेल के आ रहे हो। जीवन में व्यायाम का महत्व। अब आपको दो टॉपिक इतने इजी मिलेंगे तो आप तीसरे पे क्यों जाओगे, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, क्या पता आपको वो ऊपर के दो टॉपिक्स मिले ही ना, इसीलिए आप इस वाले टॉपिक की प्रैक्टिस करके आओगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। अब हम आ जाते हैं पत्र लेखन में। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई पत्र देते हुए एक पत्र लिखिए। अब आपका जो छोटा भाई है वो निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आ गया, तो आपको उसको बधाई देते हुए पत्र लिखना है। कैसे लिखोगे, आप अपना ऊपर आपके रहने के स्थान का एड्रेस लिख देना। जैसे कि मान लो मैं एक टेम्परेरी एड्रेस लेती हूँ 1033/4 मैप कॉलोनी, उत्तरलई, बाड़मेर, राजस्थान। मैंने ये एड्रेस ले लिया, आप कोई अपना ही डालना, या आप चाहो तो ऐसे भी डाल दो, परीक्षा भवन क ख ग, ये भी डाल सकते हो। उसके बाद आप नीचे दिनांक डालना, जैसे आज के दिनांक है 4 तारीख, तो हम पूरा लिखेंगे 4 मार्च, ऐसे 4 को भी 4 करके मत लिख देना, 4 मार्च 2022। अब हम उसके बाद नीचे लिखेंगे प्रिय अनुज, क्योंकि हमारा वो छोटा भाई है तो हम प्रिय अनुज लिखेंगे। सदा खुश रहो, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा एग्जामिनर को दिखाना है, हम फॉर्मल लिखेंगे। लेकिन आप सब यही सोच रहे हो कि हम तो ऐसे नहीं लिखते अपने भाइयों को, मत लिखना ऐसे सच में, बट एग्जाम पे लिख देना। खुश रहो, मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला और मुझे पता चला है कि तुम निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आए हो, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे तो पार्टी चाहिए, ये मत लिख देना, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको अच्छा ही लिखना है। तुम सिर्फ अभी तुम निबंध प्रतियोगिता में जैसे फर्स्ट आए हो, प्रथम आए हो, उसी तरीके से तुम्हें हर एक क्षेत्र में प्रथम आना है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो निबंध हो। और सिर्फ अपना जो पूरा ध्यान है वो पढ़ाई पे ही मत रखना, अन्य चीजें भी तुम कर सकते हो। तुम्हारी प्रिय बहन, मेरा नाम जैसे दिव्यांका है तो मैं लिख दूंगी तुम्हारी प्रिय बहन दिव्यांका सिन्हा। आप अपना नाम लिख देना, आप और भी पॉइंट्स ऐड कर देना। अभी यहाँ पे वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पॉइंट्स कम ऐड किए हैं। नेक्स्ट वाला है अपने क्षेत्र की टूटी फूटी सड़कों को पुनः बनवाने का आग्रह करते हुए नगर निगम के उपायुक्त को पत्र लिखिए। अब ये आप इंग्लिश में भी बहुत बार कर चुके हैं, आई एम श्योर, तो ये आप खुद करोगे, इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ। अब आपका संवाद लेखन। संवाद देखो, आप जैसे अपने टीचर से बात करते हो, सब्जी वाले से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, उसी तरीके से आपको बस उसके डायलॉग्स जो है इसमें लिख देने हैं, ठीक है। तो जैसे हम ले लेते हैं एक टॉपिक, वेट 1 मिनट, हाँ तो वो मैं बस लैपटॉप को चार्ज में लगा रही थी। चलिए देखते हैं, पहला हमारा क्या है, कोरोना महामारी में जनता की लापरवाही पर दो मित्रों के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखे। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को क्या कहते हो कोरोना के वक्त में, आप जब महामारी हुई थी उसके बाद इतनी लापरवाही के वक्त आप क्या कह रहे थे अपने दोस्तों को, वही आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट्स में। 5-5 दोनों तरफ से आपको देना है, हर एक पद को 5-5 डायलॉग लिखने के लिए। तो ये तो आप सभी कर लोगे। हम देखेंगे एक थोड़ा मुश्किल वाला, पुस्तक विक्रेता की दुकान पर किताबें खरीदने आए एक छात्रा और दुकानदार के बीच हुए इस बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो ये हम करते हैं। चलो मान लो आप हो पुस्तक विक्रेता और मैं एक छात्रा हूँ, आप दुकानदार हो, मैं छात्रा हूँ। तो मैं आती हूँ, नमस्ते अंकल, हम बोल सकते हैं ऐसे। तो आप वहां से बोलोगे हाँ भाई नमस्ते, क्या चाहिए आपको। तो मैं बोलूंगी मुझे कक्षा 9वीं की, अब कक्षा 9वीं की आप लेके क्या करोगे, आप लिखना मुझे कक्षा 10वीं की किताबें चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स चाहिए। तो अब वो बोलेगा अच्छा आपको उसके साथ कोई गाइड बुक चाहिए, तो आप बोलना नहीं, चलो छोड़ो दे ही दो आप मुझे, एक मैथ्स की दे देना और एक साइंस की दे देना। तो फिर वो भी बोलेगा अच्छा ठीक है, आपको और कुछ चाहिए, दुकानदार आपसे पूछ रहा है।
तो आप बोलना नहीं नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे प्राइस बता दो, आप मुझे कितना हुआ ये बता दो, ऐसे लिखना, ठीक है। तो दुकानदार बोलेगा अच्छा 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ, मैं देख के बताता हूँ, हिंदी का यूज ज्यादा करना। तो आप उसके बाद उससे वो आपको बता देता है कि क्या मतलब इसका दाम हुआ, उसके बाद आप उसे पैसे देते हो, देने ही वाले होते हो कि वो बोलता है अच्छा आप अपने दोस्तों को भी बोलना कि हमारे पास ना सारी किताबें यहाँ पर अभी उपस्थित है, मौजूद है, और आप हमारे दुकान से सारी चीजें ले सकते हैं। तो मैं बोलूंगी हाँ हाँ ठीक है, ये लीजिए आपके पैसे, और उसके बाद संवाद हम खत्म कर देंगे। तीसरा है ऑनलाइन कक्षा पर दो विद्यार्थियों के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखे। अब ये जो क्वेश्चन है आप इसको कॉमेडी सेंस में मत ले लेना। हाँ भाई ऑनलाइन कक्षा सब ऐसे मत कहना कि यार मैं तो पढ़ ही नहीं रहा था, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, मैं फेसबुक चला रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। ऑनलाइन शिक्षा में हमने साल भर तो कुछ पढ़ा नहीं, अभी एग्जाम आ गया है, अभी हमें पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ मत लिख देना संवाद में, अच्छे से लिखना, फॉर्मल वे में लिखना, ठीक है। तो ये मुझे पता है आप सब कर ही लोगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर, हमें लघु कथा लिखने हैं 120 शब्दों में। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, तो जैसे मैंने आपको ऊपर कहा ना, आप ऐसे लिख सकते हो ऑनलाइन शिक्षा के महत्व में कि अब कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा चलने लग गई है, और मैं जो हूँ वो ऑनलाइन शिक्षा रोज अच्छे से उसको क्लास लेता था, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते रोज क्लास लेने के बाद मैं देखता था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो अलग अलग बहाना मार के क्लास छोड़ के चले जाते थे, और बहुत कम कम स्ट्रेंथ आ रही थी, बहुत कम कम लोग उपस्थित हो रहे थे क्लासेस में। लेकिन उसके बाद सरकार का फैसला आया कि इस बार जो है कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होना है। तो मैंने तो सारी शिक्षाएं अटेंड की थी, ऑनलाइन की सारी शिक्षा को अटेंड किया था, और अब मुझे तो पता है कि हाँ मेरे तो अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि मैंने साल भर अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अब मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और सिर्फ इंस्टाग्राम चलाया है। तो ऐसे करके आप ऑनलाइन शिक्षा का महत्व करके ऐसे एक लघु कथा लिख सकते हो। और दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, यह आपने कहानियों में सुना होगा, और ये जो टॉपिक है ये आप बहुत बार सुन चुके हो, इसीलिए मैं आपको नहीं बताने वाली इसका आंसर, ये आप करोगे खुद से। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।